नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे रिद्धिमा पांडे से। ग्रेटा थनबर्ग और रिद्धिमा पांडे समेत 16 बच्चों ने जलवायु परिवर्तन पर एक्शन न लेने पर विश्व के 5 देशों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज कराई। ग्रेटा थनबर्ग का जलवायु परिवर्तन को लेकर दिया गया भाषण हाउ डेयर यू काफ़ी चर्चा में रहा। रिद्धिमा पांडे हरिद्वार की रहने वाली हैं। उन्होंने भी संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन को लेकर बच्चों की जो चिंता है उसे साझा किया। रिद्धिमा उम्र में छोटी जरूर हैं, लेकिन दुनिया को बदलने का हौसला उनमें बहुत है। स्थिति ये है कि आज छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे पर्यावरण को लेकर के और जलवायु परिवर्तन को लेकर के चिंता जता रहे हैं। तो आज हम रिद्धिमा पांडे से समझने की कोशिश करेंगे कि पर्यावरण को लेकर किस तरह की उनकी चिंता है। साथ ही स्टूडियो में मौजूद पर्यावरण कार्यकर्ताओं से ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह जलवायु परिवर्तन का असर महिलाओं और बच्चों पर खास तौर पर अधिक घातक साबित होता है। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं रिद्धिमा पांडे से। रिद्धिमा पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, नन्ही पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में पत्र लिखा था। हमारे साथ मान्या सिंह मौजूद हैं। मान्या रिसर्च एसोसिएट हैं, पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर जो भी इश्यूज हैं उन पर शोध करती हैं और क्लाइमेट स्ट्राइक का एक आयोजन इन्होंने कराया था देहरादून में। हमारे साथ विनोद जुगलान जी हैं। आप पर्यावरणविद हैं और जल जंगल ज़मीन को लेकर सक्रिय रहते हैं, ज़मीनी स्तर पर कार्य करते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। रिद्धिमा, सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि आपने एक लेटर लिखा था यूएन में, तो वो लेटर क्या था और आपको क्या लगता है जो क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं तो वो बच्चे क्यों इतनी ज़्यादा परेशान हैं क्लाइमेट चेंज के इशू को लेकर? सो बेसिकली हम 16 बच्चों ने मिलकर यूएन में जो पिटिशन डाली है वो बेसिकली ये है, और हमने वो 5 कंट्रीज़ को मेन विक्टिम्स इसलिए रखा है बिकॉज़ वो 5 कंट्रीज़ G20 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन पे साइन किया था। और वो जो 5 कंट्रीज़ हैं उनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कार्बन एमिशंस में। और जैसे कि कार्बन एमिशंस बढ़ रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिससे कि हमारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं। और हमारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं जिस वजह से हम 16 बच्चों ने मिलकर यूएन में पिटिशन डाली है। और जो यंगस्टर्स जितने भी बच्चे हैं वो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज को लेके इसीलिए वरीड हैं बिकॉज़ क्योंकि मैं भी बच्ची हूँ, तो मेरे हिसाब से सब इसीलिए वरीड हैं बिकॉज़ अब सबको समझ आ रहा है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसी बढ़ती रही, अगर क्लाइमेट चेंज बढ़ता रहा तो आगे चल के हमारे फ्यूचर पे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्या पता हमारा फ्यूचर कितना बुरा हो सकता है, हमारा फ्यूचर हो ना हो, क्योंकि इसी टाइम पे हम लोगों को कितने सारी बाढ़ों का सामना करना पड़ रहा है, कितनी जगहों पर सूखा पड़ रहा है। और अभी रिसेंटली बिहार में, जबकि सितंबर लास्ट के मंथ में इतनी बारिश हुई है कि बिहार में बाढ़ आ गई है, जबकि सितंबर लास्ट आई डोंट थिंक सो कि बारिश का मौसम है मेन। तो बिना मौसम के बारिश हो रही है कहीं पे, जब मौसम है तब तो सूखा पड़ता है और जब मौसम बारिश का ख़त्म हो जाता है तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो ये क्लाइमेट चेंजेस हैं जो हम चेंजेस अभी फेस कर रहे हैं इतने। तो अगर हमने अभी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया तो आगे चल के हमारे फ्यूचर में हमें नहीं पता हम इससे ज़्यादा और क्या बुरा फेस कर सकते हैं, जिस वजह से जितने भी बच्चे हैं वो इसको लेके वरीड हैं और वो सड़कों पे स्ट्राइक करने के लिए आ रहे हैं। वो 5 देश कौन से थे जिनके खिलाफ आप लोगों ने शिकायत की? अर्जेंटीना, फ्रांस, जर्मनी, टर्की और ब्राज़ील। ठीक है। तो मान्या, ये जो बात कह रही हैं रिद्धिमा कि अब बच्चों को स्ट्राइक करने के लिए आना पड़ रहा है, और आपने भी देहरादून में कुछ बच्चों को ऐसे इकट्ठा किया था जो जलवायु परिवर्तन को लेकर जब बात हो रही थी यूएन में, तो यहाँ दुनिया भर में बच्चे इकट्ठा हुए और बात करें। तो ये क्लाइमेट स्ट्राइक क्या चीज़ है? क्लाइमेट स्ट्राइक, ऐसे क्लाइमेट स्ट्राइक हमने शुरू नहीं किया, हमें पता है ग्रेटा थनबर्ग ने किया था पिछले साल। एक 15 साल की लड़की जो अपने फ्राइडेज को स्कूल स्किप करके सेक्रेटरीट के सामने बैठती थी कि क्लाइमेट चेंज का क्लाइमेट एक्शन होना चाहिए। ये बहुत बड़ा हुआ इस साल, ये मामला बहुत बड़ा हुआ जब यूथ समिट में वो गए। और उसके बाद फ्राइडेज फॉर फ्यूचर करके एक मुहिम शुरू हुई जिसके अंदर स्कूल के बच्चे, स्कूल जानबूझ के फ्राइडे, क्योंकि आप उस समय एक वर्किंग डे है, आप अपना स्कूल छोड़ के आप क्लाइमेट के लिए, मतलब आपकी प्रायोरिटी पढ़ाई उस समय नहीं है, आपकी प्रायोरिटी क्लाइमेट है, ये बताने के लिए फ्राइडेज को वो सड़कों पे उतरे। अब इसमें ये भी
नैरेटिव बहुत सारे थे। अब उसमें के बच्चे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बड़े नहीं बोल पा रहे हैं, या फिर बड़े फिर अपने इकोनॉमिक्स में उलझ जाते हैं, जैसे कॉस्ट क्या है, बेनिफिट क्या है, हम कितना लगाएं कितना ना लगाएं। बच्चों को उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे जा रही है उससे फर्क नहीं पड़ता। राइट टू लाइफ जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बच्चों सबके लिए, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए, जानवरों तक के लिए, राइट टू लाइफ के अंदर आपके पास पानी, जमीन, हवा, साफ, ये सब होना चाहिए। अगर बच्चों को ये बताया जा रहा है कि पेड़ मत काटो, तो फिर वो फॉलो कहाँ हो रहा है? क्या वो कंट्री लेवल पे फॉलो हो रहा है? ये चीजें अब ये बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक स्वच्छ सुरक्षित पर्यावरण चाहिए। पर्यावरण, क्योंकि राइट टू लाइफ के अंदर एक पूरा इकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एक एनवायरनमेंट, एक बहुत कंडूसिव एनवायरनमेंट बच्चों को दिया जाता है ग्रो करने के लिए। तभी आप देखते हैं कि 18 साल के बाद उनको बोला जाता है वोट कर सकते हैं, क्योंकि तब तक आप उन्हें नर्चर करते हैं एक अच्छे ह्यूमन बीइंग में, सुरक्षित वातावरण में। ये आपका एम रहा है हमेशा से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 92 रियो में हुआ था, उसमें भी यही था कि इतना जुडिशियस यूज ऑफ योर रिसोर्सेज सो दैट यू हैव इनफ फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। भविष्य के लिए भी, भविष्य के लिए जो भी प्राकृतिक संसाधन है उन्हें इस तरह संतुलन के साथ इस्तेमाल करें, ताकि वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सफिशिएंट हो। लेकिन आप देखिए 92 में हुआ था, 2019 आ गया, और जिन पीढ़ियों की हमने बात की थी वो अब बड़े हो गए हैं, वो 20-25 साल के हो गए, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। और अब जो मेरे सामने जो बच्चे हैं जो आगे बढ़े ना, मेरी समय में वो क्राइसिस खत्म हुई और मुझे दिखती भी नहीं, खत्म होती दिख भी नहीं रही है। मौजूदा हालात जो है वो दिख नहीं रही। ये मेगा डाइवर्स कंट्री है हमारी, हमें पता है, हमें पता है डेवलपिंग कंट्री, हमें पता है सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं। तो इनका जो इस्तेमाल जिस चीजों के लिए हो रहा है, या तो हमारे लोगों को उसकी संतुष्टि हो कि नहीं हम एक डेवलप्ड कंट्री हो गए, हमारे पास सारी अमेनिटीज हैं, या तो हमारा कम से कम जो जंगल है, जो पानी है, वो कम से कम सुरक्षित रहे। तो ये बच्चों ने बताना शुरू किया, क्योंकि ये एनवायरमेंट क्राइसिस है, ये फ्यूचर क्राइसिस है। तो विनोद जी, बच्चे अब बता रहे हैं कि हमको सुरक्षित पर्यावरण चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण चाहिए, हमें हमारे हिस्से का साफ जल, जंगल, ज़मीन चाहिए। और आपका भी एक कॉन्सेप्ट था कि स्कूलों में बच्चों को ग्रीन मार्क्स दिए जाएं, जिससे कि वो बच्चे पर्यावरण को लेकर के संवेदनशील हो सकें। उसके बारे में बताइए। जी, मेरा ये मानना है कि अभी आज पूरे विश्व में पर्यावरण जो एक विषय है, एक बहुत गंभीर मुद्दा है। और ऐसा नहीं है कि इसमें देश और दुनिया के लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि जागरूक नहीं हो रहे हैं, तो फिर रिधिमा को इतनी बड़ी जो उपलब्धि आज रिधिमा ने हमारे उत्तराखंड से लेकर के पूरे देश और दुनिया में अपना नाम रोशन किया है, भारत का नाम रोशन किया है जी। तो ये उसी का एक कारण है कि कहीं ना कहीं बच्चों में अभी अपने जो संवैधानिक अधिकार हैं, जल जंगल को लेकर, पर्यावरण को लेकर और अपने जीने के अधिकार को लेकर के बच्चे संवेदनशील हुए हैं। लेकिन मेरा अपना जो व्यक्तिगत मानना है वो ये है कि बच्चों में जो हम आज शिक्षा की बात कर रहे हैं, संस्कृति की बात कर रहे हैं, उसके साथ में जो हमारा सदियों का इतिहास रहा है, नवरात्रे आप देख रहे हैं, उसमें अगर पहला जो श्लोक चलता है जहां से नवरात्रे स्टार्ट होते हैं, प्रथमे शैलपुत्री करके, प्रथमम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी है जी जी। तो माता का भी हम रूप मानते हैं, उसको पहला कहा जा रहा है कि वो शैलपुत्री है। तो इस तरह से उस जमाने में जिन देवियों को हमने नहीं देखा, लेकिन उसके स्वरूप का आज हम लोग व्याख्यान करते हैं, और सनातन संस्कृति में हम भारत जी रहा है जो विश्व को आज दर्शन दे रहा है। उसमें पहला मैं ये कहना चाहूंगा कि शैलपुत्री, असली में शैलपुत्री तो हमारे सामने बैठी हुई हैं, बिल्कुल हाँ। और ऐसी शैलपुत्रियां हमारे स्कूलों में हैं, हमारे घरों में हैं। आज अगर आप मुझे वो ग्रीन मार्क्स वाले कॉन्सेप्ट मैं उस पर आ रहा हूं, तो मैं ये बता रहा हूं कि इन बच्चों को शिक्षा के साथ में उनको जो हमारी हरियाली है, उस हरियाली से जोड़ने के लिए जी, पहले जब हम आगे बढ़ाने, बच्चे को
कमजोर बच्चे को आगे बढ़ाने की बात करते थे तो माध्यमिक शिक्षा में ग्रेस मार्क्स की बात की जाती थी। हाँ। लेकिन आज वो समय आ चुका है कि बच्चे परिपक्व हो चुके हैं, हमें बच्चों से सीखने को मिल रहा है। हाँ। उदाहरण हमारे सामने है, लेकिन ऐसे सारे बच्चे तो नहीं है। तो सारे बच्चे रिधिमा जैसे बच्चे हों उनको ग्रीन मार्क्स देने की बात होनी चाहिए, और वो ग्रीन मार्क्स देने के लिए हमें यह करना होगा कि एक बच्चा अगर कम से कम 5 से 10 पौधे अगर संरक्षित करता है, लगाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हाँ, लगाया वो हो सकता है कि उसकी माता ने लगाया, उसके स्कूल ने लगाया हो, हाँ, किसी भी आदमी ने लगाया लगाया हो, भी उनके हो तो कोई वीआईपी आया हो, पेड़ बनने की राह पे लेकिन जो पेड़ बनने की राह पे उसको संरक्षित करने की बात मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। वो अगर बच्चा उस एक पौधे को या 10 पौधों को संरक्षित करता है तो उसको उसका ग्रीन मार्क्स मिलना चाहिए, ताकि ये आने वाले समय में हम एक नया जंगल तैयार कर पाए, नया पर्यावरण दे पाए, और पर्यावरण के साथ में उन बच्चों को पर्यावरण शिक्षा के साथ में हाँ। एक नए भारत का जिस दर्शन की हम बात करते हैं वो हम माहौल ऐसा तैयार कर पाए। इसलिए ग्रीन मॉडल स्कूल बनाने जरूरी हैं, और जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जैसा आपने कहा, हम लोग प्रयासरत हैं कि ग्रीन मॉडल स्कूल बने और बच्चों को ग्रीन मार्क्स की बात की जाए। बिल्कुल ठीक है। और रिधिमा, तो जब आप न्यूयॉर्क गई और आप बात कर रही थी, दुनिया भर के नेता वहाँ पर इकट्ठा थे, तो आपको किसी तरह की हिचक या कुछ ऐसा लगा, और आपको लगता है कि जो प्रयास किए जा रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे एनवायरनमेंट को, वो ठीक है, वो बहुत हैं, या ज़्यादा तेज़ी से काम करना चाहिए? पहली बात तो हम यूएन में नहीं गए थे क्योंकि हम सारे बच्चे अंडर 18 थे। तो अच्छा। हम उसके पास ही एक यूनिसेफ जानते हैं सब, हाँ, यूनिसेफ का जो मेन हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में, हम वहाँ हमारी कॉन्फ्रेंस थी और हमारे लॉयर्स यूएन गए थे और ग्रेटा थनबर्ग की वहाँ स्पीच थी, इसलिए वो वहाँ गई थी। एंड सेकेंड थिंग, जितना कि हम इंडिया में देख सकते हैं, उत्तराखंड में देख सकते हैं, प्लास्टिक 2018 में बैन हो चुकी थी उत्तराखंड में, बट स्टिल अगर आप अभी रोड पे चलोगे तो आपको इधर उधर दिखेगा कोई सब्जी लेने जा रहा है प्लास्टिक बैग यूज़ कर रहा है, और अगर हम उनसे पूछें कि आप प्लास्टिक बैग क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये बैन है आप मत यूज़ करिए, तो वो बोलते हैं कि दुकान वाला दे रहा है तो हम ले लेते हैं, नहीं तो हम यूज़ ही नहीं करते हैं प्लास्टिक बैग, तो हम ले जाते ही नहीं हैं, हम तो घर से अपना बैग कैरी करते हैं। बट अगर आप उसे मना करोगे तो वो ज़बरदस्ती तो आपको देगा नहीं। अगर आप उन्हें मना कर दो, नहीं हमें प्लास्टिक बैग नहीं चाहिए, हमें पॉलिथीन नहीं चाहिए, हम अपना कैरी बैग लाए हैं, तो वो आपको आपके कैरी बैग में देगा, वो आपको सामान आपके कैरी बैग में देगा, नहीं तो पेपर फोल्डर्स में देगा। अगर आप खुद लोग अगर खुद थोड़ा सा भी इस चीज़ में थोड़े से भी अवेयर नहीं है, खुद बिल्कुल काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो अब ऐसा तो है नहीं दुकान वाला अपनी पन्नियाँ सारी फेंक देगा, अब अगर आप लोगे तो वो देगा। सेकेंड थिंग्स, हमारे उत्तराखंड में स्वच्छ गंगा अभियान चला है और उस पर काफ़ी पैसे भी खर्च हुए हैं, बट जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मेरे घर के पास ही गंगा है, वैसे गंगा माता है, पर वैसे लोग गंगा के जो रिवर बैंक्स हैं, साइड्स हैं, उसे फॉर सैनिटेशन यूज़ करते हैं। बहुत बुरी चीज़ है। और कोई गंगा जल भरने आया, कोई वहीं बैठ के फ्रूटी पिया, पेप्सी पिया, चिप्स खाया, वहीं गंगा में कितने लोग गंगा में फेंक जाते हैं। इससे हमारी गंगा पोल्यूटेड हो रही है, पानी बेकार हो रहा है, और लोग ऐसी गंगा में मूर्ति टूटी हुई सब गंगा में जा रही है, और कोई सफाई के लिए बिल्कुल अवेयर नहीं है, कोई नेचर के प्रति अवेयर नहीं है। अभी रिसेंटली हमारे वहाँ रोड वाइडनिंग के लिए और ब्रिजेस बनाने के लिए, मतलब मेरे घर के आसपास काफ़ी पेड़ थे, वो सब क्लियर हो चुके हैं, अब हम आसपास कोई पेड़ नहीं दिखेगा, सिर्फ झाड़ियाँ दिख रही हैं। तो बिकॉज पेड़ों को अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम और पेड़ ग्रो करें तो वो बड़े हों तो हमें ऑक्सीजन मिले, अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास अब मेनली 10 ईयर्स और 11 ईयर्स आई थिंक सो लेफ्ट है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, और 10 साल में अब हम पेड़ लगाएं, पेड़ की देखभाल करें, तो पेड़ बड़ा हो तो हम ऑक्सीजन के लिए वेट करें, इतना तो हो नहीं सकता। तो हमारे पास जितने पेड़ अभी हैं, जितना फॉरेस्ट है, अगर हम उसे कंजर्व करते हैं तो हमारी हेल्प हो सकती है। तो गवर्नमेंट अभी जितना उन्हें करना चाहिए उस वे में गवर्नमेंट उतना फास्ट नहीं है, गवर्नमेंट बहुत स्लो है, गवर्नमेंट को अभी भी बहुत ज़्यादा करना चाहिए। अच्छा, जब आप ये सब कर रहे होते हैं, हम इसके बारे में इतनी जानकारियाँ जुटा रही होती हैं, तो आपकी स्कूल की पढ़ाई भी कहीं रुकती है, बाधित होती है, वो कैसे मैनेज करते हो आप? मतलब कभी छूट जाती है तो फिर बाद में जैसे संडेज को या ऑफ डेज को एक्स्ट्रा क्लासेस ट्यूशन्स में लग जाती है। थोड़ा मम्मा पढ़ा देती है तो कोप अप हो जाता है। और स्कूल से भी पूरा सपोर्ट मिलता है आपको? हाँ जी, पूरा सपोर्ट मिलता है। तो मतलब पढ़ाई को आपको लगता है कि सारे बच्चे अगर इस तरह से अवेयर हों
कुछ कुछ आपस में भी बात करें, अपने आसपास के लिए भी कुछ करें, तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई उनकी रुकेगी, वो सब कुछ एक साथ चल सकता है। बिल्कुल चल सकता है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि अगर बच्चे सिर्फ पढ़ाई में कंसंट्रेट करें और जो हो रहा है होने दो तो हाँ। ऐसा हमारा फ्यूचर बहुत बुरा होगा। तो हम उस पढ़ाई का करेंगे क्या जब हमारे पास फ्यूचर ही नहीं होगा। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान अपना पढ़ाई से हटा के थोड़ा सा ध्यान अगर 50% ध्यान दोनों जगह 50-50% कोप अप करेंगे तो भी हमारा एनवायरनमेंट सेव हो सकता है। क्योंकि अगर हम बिल्कुल भी प्रयास नहीं करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकेंगे। तो अगर बच्चे थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करके एनवायरनमेंट के प्रति थोड़े से अवेयर होते हैं तो उनसे उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये अच्छी बात है, आप सब बच्चों के लिए आपका एक मैसेज है कि आप थोड़ा सा ध्यान भी दो अपने पर्यावरण का। और मान्या, जब हम कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन का बहुत बुरा असर देखने को पड़ेगा मिलेगा हमें, और ख़ास तौर पर बच्चों और महिलाओं के लिए कहते हैं कि उन पर जलवायु परिवर्तन के लिहाज से वो ज़्यादा घातक है, उनके लिए वल्नरेबल हैं वो ज़्यादा, ये किस तरह होता है? जी, इसमें आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप किस जगह पे कौन सी महिला या फिर किस टेरेन किस जोग्राफी में है। उत्तराखंड की मैं बात करूँगी क्योंकि मैं 1.5 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ और ये देख रही हूँ। जलवायु परिवर्तन के कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, कभी बाढ़ ज़्यादा आ गई तो कभी सूखा पड़ गया, कुछ ग्लोबल वार्मिंग। आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि पता नहीं, ग्लोबल वार्मिंग एवरेज हमें कैप करके रखनी है 1.5 डिग्रीज पे। हिमालयस जो है उससे 0.3 डिग्रीज और 0.7 डिग्रीज ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। क्योंकि ये यंगेस्ट माउंटेन रेंज है, ये अभी भी बढ़ रही हैं और ये ग्लोबल वार्मिंग का इन पे ज़्यादा असर है। ये इनके ग्लेशियर्स ये सब मेल्ट ज़्यादा हो रहे हैं। तो जब ऊपर से आप जानते हैं पहाड़ की चुनौतियाँ कितनी होती हैं। आपको पता है कि आउट माइग्रेशन हमेशा से यहाँ पे एक प्रॉब्लम रही है। तो एक रूरल इकोनॉमी है जहाँ पे औरतें हैं, मर्द हैं, सब हैं। जब मर्द पैसे के लिए आउट माइग्रेट करता है, हरिद्वार आ रहा है, ऋषिकेश आ रहा है, प्लेनर एरिया में दिल्ली जा रहा है, तो वो पीछे क्या छोड़ के जाता है? वो पीछे महिलाएं छोड़ के जाता है जो बच्चों का उस जगह पे है उस जगह पे है, वो फेस करेंगी चुनौतियों को। अब मान लीजिए पानी किसी स्रोत में खत्म हो गया या सूख गया, तो अब उनका लेबर बढ़ जाएगा। अब उनको जाके कहीं से पानी को लेके वापस आना पड़ेगा। साथ में बच्चे हैं, बच्चे या तो उसमें सहायता करेंगे या तो वो अपने उस ग्रोथ का समय जो आप कह रहे हैं क्लाइमेट स्ट्राइक क्यों ज़रूरी है। बच्चे अगर उस जगह मदद करेंगे, एग्रीकल्चर में मदद करेंगे, पानी लाने में मदद करेंगे, तो फिर वो पढ़ाई जो शिक्षा की हम बात करते हैं उसका समय कब मिलेगा। औरतें जो है वो कुछ जगह पूरा माइग्रेट हो गया। आप घोस्ट विलेजेस के बारे में जानते हैं जो पूरे खाली हो गए। वहाँ अब जब वहाँ लोग ही नहीं रहेंगे तो वो फिर पर्यावरण को बचाएगा कौन? या फिर जो चीज़ें चल रही हैं, फॉरेस्ट ज़्यादा उग जाएगा, पहाड़ में महिलाओं का ही श्रम बढ़ जाता है क्योंकि पुरुष तो काम करने के इरादे से वो बाहर निकल गए, तो वो वो पूरा जो श्रम है वो बच्चों के साथ महिलाओं के ऊपर ही आ जाता है। और एक भी ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसमें वो दिखे कि महिलाओं के लिए कुछ हम अभी जेंडर असेसमेंट भी नहीं करते अपनी पॉलिसी। वो उनका रोल ही नहीं है। हम जान ही नहीं पा रहे हैं कि पीछे औरतें क्या कर पा रही हैं। क्या वो कैश क्रॉप उगा पा रही हैं? क्या अभी भी वो सिर्फ जीविका के लिए घर के लिए चीजें उगा रही हैं? क्या उनका मार्केट से कोई लिंकेज है? क्या वो पैसे कमा पा रही हैं? क्या वो डिसीजन मेकिंग है उनके पास? क्या पता पति चला गया हो लेकिन अभी भी डिसीजन, दिल्ली में बैठ के भी डिसीजन वही ले रहा है कि वहाँ क्या उगेगा, उनको नहीं समझ। इसके अलावा खेतों में महिलाएं श्रम कर रही हैं, सारी खेतों में जो भी आपके लिए सच्चाई है सारी। अब ये जो क्लाइमेट चेंज होता है तो मान लीजिए ड्रॉट का पीरियड आ गया, तो जो औरतें वहाँ पे बैठी एग्रीकल्चर के ऊपर जिनकी जीविका चल रही है वो कैसे चलाएं? और क्या उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव है? एक इकोनॉमिकल ऑल्टरनेटिव नहीं। तो क्लाइमेट चेंज से हम मिटिगेट तो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आजकल के ज़माने में हम अडेप्ट करने की भी सोच रहे हैं। जितनी भी आप प्लानिंग है वो ये सोच रही है कि कैसे हम अडेप्ट करें। मान लीजिए कोई ऐसा वेदर इवेंट हो गया जो हम नहीं झेल पा रहे हैं, हमारा अडेप्टेशन स्ट्रांग होना चाहिए। मिटिगेशन बाद में हो या ना हो पता नहीं, क्या पता हम बस उसे झेल पाएं कि ना झेल पाएं। एक रेजिलिएंट रूरल
जो भी पहाड़ों का जो भी हमारी ज़रूरत है वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं, रेजिलियंस हमारे अंदर है कि नहीं है। ठीक है। तो ये महिलाओं और बच्चों पे, क्योंकि पुअरेस्ट महिलाएं, बच्चे, जो भी वल्नरेबिलिटी है वो वल्नरेबल इन्हीं ये महिलाएं और बच्चे ही हैं जो कमजोर पड़ जाते हैं और उन पर ही असर ज़्यादा होता है। उसमें भी पुअरेस्ट, हाँ, उसमें भी पुअरेस्ट जो गरीब महिला हो सकता है, कुछ ऐसे चल रहे हो, कुछ ऐसी प्रयोजना चल रही हो जिसके अंदर वुमेन इन्वॉल्व हो। SHG है, वो कुछ काम कर रही हैं, मुक्तेश्वर ऊपर बहुत सारी जगह है, महिला मंगल दल बनाए गए हैं, बनाए गए। हाँ। लेकिन आप उसमें भी देखिए, उसमें भी पावर डायनेमिक्स आएगी। हाँ। उसमें भी पुअरेस्ट ऑफ द वुमेन आर मोर वल्नरेबल। इवन कास्ट को लेके चलिए या फिर किसी भी चीज को लेके चलिए, ठीक तो है। हाँ। ये इंटरसेक्शन होना बहुत जरूरी है कि हर सेक्शन के लोग का एक वो हो, विकास हो। और वो उनको इतना पावरफुल बनाए, शक्तिशाली बनाए कि चुनौतियों से निपट सके। और ये क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी चुनौती है पहाड़ में या फिर हर जगह। और विनोद जी, जब हम ये बातें कर रहे हैं तो हमें ये नहीं कि सिर्फ हम सरकारों से उम्मीद करें कि वो कुछ करेंगे। हर व्यक्ति अगर ये समझे कि वो पर्यावरण को बिगाड़ने के लिए वो ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से हमारा माहौल, आसपास का वातावरण बिगड़ रहा है, और वो क्या कर सकता है जिससे हम अपने पर्यावरण को बेहतर बना सकें, तो कुछ इस तरह के भी जागरूकता कार्यक्रम बड़े स्तर पर अब आयोजित करने चाहिए। मैम, ये आपने बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण बात कही है कि आज के जो समय में सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है कि व्यक्ति की जो संवेदनशीलता है वो कम हो रही है। और मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को, क्योंकि व्यक्ति एक इस समाज का एक व्यक्ति जो परिवार है वो प्राथमिक इकाई है, और वह व्यक्ति अगर अपने परिवार से ही इस चीज़ को अगर थोड़ा भी ध्यान देता है, जैसा कि मान्या मैम ने कहा और रिधिमा की बात का संज्ञान लेते हुए मैं आगे बात कर रहा हूँ कि बैलेंसिंग, इकोलॉजिकल बैलेंसिंग अगर हम लोग घर से करना शुरू कर दें, बिल्कुल, हाँ, तो हो सकता है कि जो हमारे सरकारों का काम है, सरकारों का काम कुछ आसान हो जाएगा। और दूसरी बात कि हम सरकार को ये कहें कि आप कीजिए, तो उससे पहले सरकार को लगे कि अब समय आ गया है कि जब लोग अपना चिंतन कर रहे हैं, अपने पर्यावरण को लेकर सजीव हो रहे हैं जी, तो सरकार भी उस दिशा में और द्रुतगामी गति से आगे बढ़ेगी। जैसे अब उन्होंने कहा सब लोग मिलके करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से, लेकिन उसकी शुरुआत जब समाज है, समाज का जो प्रथम इकाई व्यक्ति है, तो व्यक्ति को ही शुरुआत करनी पड़ेगी। व्यक्ति को करनी कमी कहाँ हो रही है? कमी, जैसा आपने कहा, कमी कहाँ हो रही है कि हमारी संवेदनाएं कम हुई हैं, और वो जो संवेदनाएं कम हुई उनको दोबारा से जगाने की कोशिश है। आप जितना मर्जी किसी भी आप मार्केट में पॉलिथीन को आप बैन करने की बात कर दीजिए, लेकिन जब तक आदमी की अपनी इच्छा नहीं होगी, इसीलिए जागरूकता की बात है कि अगर हम लोगों को लगातार जागरूक करें कि सरकार भी ये काम करें, सरकार भी ये काम करें कि बजाय किसी चीज को बैन करने के जागरूकता के कार्यक्रम किए जाएं। आप सैनिटेशन के आप जो पैड हैं, मैं देखता हूं यहाँ शहर में तो आदमी कहीं ना कहीं कूड़ेदान में डाल देगा, उसके पास में कहीं उपचार है, लेकिन गांव में स्थिति ये हो चुकी है कि कोई भी जो घर का कूड़ा है उसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहीं नहीं है। और वो सबसे बड़ा मैं देख रहा हूं, क्योंकि हम गंगा के तटीय क्षेत्रों से आते हैं, चाहे रिधिमा है चाहे मैं हूं, कि वहां वो छोटी छोटी नदियों में, नालों में सब लोग फेंक देते हैं, और वो कूड़ा उसमें मरे हुए जो जीव हैं, जो सैनिटेशन के पैड हैं, घर का कचरा है, प्लास्टिक जितना है, वो छोटे छोटे नालों से बहते हुए और फिर गंगा जी में जा रहा है। तो ये बड़ा एक विषय है। तो चलिए यहाँ रिद्धिमा से अब बात करेंगे। रिद्धिमा, अब आपकी भविष्य को लेकर किस तरह की योजनाएं हैं कि अब आगे आप क्या करेंगे क्लाइमेट चेंज को लेकर? आपका क्या आगे की क्या योजना है? पहले तो जो भी पॉसिबल है वो करूँगी, बिकॉज अगर क्लाइमेट चेंज नहीं रुका तो फ्यूचर नहीं होगा। और इंस्टेड मेरी जो लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल दोनों ये है कि मैं एक NGO चलाना चाहती हूँ जो उन बच्चों को हेल्प करेगा जो इस फाइट में आगे आना चाहते हैं, जो क्लाइमेट को बचाना चाहते हैं। प्लस मैं उन लोगों को अलग अलग जगह जाके अवेयर करूँगी जो लोग मतलब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट क्राइसिस, इस सब के बारे में अवेयर नहीं है, और जो लोग समझते हैं कि छोड़ो इसका क्या करना है, हमारे को थोड़ा कुछ हो रहा है, हम अपना ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं, जो जिसको करना है गवर्नमेंट करेगी, बाकी लोग करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि अगर
हाँ, हम लोग कोप अप नहीं करेंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स चला रही है और हम लोग कोप अप नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरलिंक नहीं होगा, तो हमारी जो स्कीम है वो अल्टरनेटली फेल हो जाएगी। हाँ। तो मेरे को एज जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेरे से बड़े हो चाहे वो मेरे से छोटे हो, मैं सबको अवेयर करना चाहती हूँ कि ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है ये प्रेजेंट में है और हम इसके जितने भी एडवर्स इफेक्ट हैं वो हम जी रहे हैं और इससे हमारे फ्यूचर पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। बेटर करना है, अब काम करने का वक्त आ गया है। तो आप तीनों यहाँ आए, हमारे स्टूडियो में आए और हमसे ये इतनी अच्छी बातचीत की हम लोगों ने, तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और तो रिद्धिमा जैसे बच्चे जिन्हें स्कूल में होना चाहिए था, खेल के मैदान में होना चाहिए था, अगर वो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को लेकर सड़कों पर आ रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो हमें ये समझना होगा कि जलवायु परिवर्तन के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम वो काम ज़रूर करें ताकि बच्चे अपनी जगह पाए जाएं, वो स्कूल और खेल के मैदान में ही पाए जाएं, सड़क पर प्रदर्शन करते हुए नहीं। कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।